तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही आम सी लगने वाली चीज की, कपास। हम्म। लेकिन ये साधारण सा धागा, इसने दुनिया कैसे बदली, ये कहानी जरा गहरी है। हाँ, बिल्कुल। आज ये हर जगह है, हमारे कपड़ों में, घरों में। पर सोचिए, करीब 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। कपास कुछ खास इलाकों तक ही था। अच्छा, कहाँ कहाँ था मतलब? भारत तो इसमें सबसे आगे था। बेहतरीन सूती कपड़े बनाना और फिर उन्हें हिंद महासागर के पार बेचना। हम्म। और हाँ, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी था। हम्म। पर भारत की बात अलग थी। ये सिर्फ एक चीज नहीं थी, ये दुनिया के अलग अलग कोनों को जोड़ने का एक जरिया बन गया था। तो ये सिर्फ पहनने ओढ़ने की बात नहीं है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था से भी गहरा नाता है। हाँ, बिल्कुल। कपास का इतिहास एक तरह से दुनिया के आर्थिक इतिहास का आईना है। इसने बहुत धन कमाया, लेकिन ये बंटवारा बराबर नहीं हुआ। इसने दुनिया में अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को, आप कह सकते हैं, बढ़ाने में भूमिका निभाई। हम अक्सर वो कहानी सुनते हैं ना कि इंग्लैंड में मशीनें आई, कपास का उत्पादन बढ़ा और औद्योगिक क्रांति हो गई। हाँ हाँ, वो कहानी तो बहुत आम है, मैनचेस्टर वाली। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये पूरी तस्वीर नहीं है। सही कहा। ये कहानी ना थोड़ी इंग्लैंड केंद्रित है। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये बदलाव सिर्फ एक जगह की वजह से नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया में हो रहे बदलावों और वो क्या कहते हैं, आपसी संबंधों का नतीजा था। जैसे इंग्लैंड की फैक्ट्रियों का भारत के कारीगरों से क्या रिश्ता था, या अमेरिका के कपास के खेतों का अफ्रीका के खरीदारों से। सही बात है। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कैसे भारत इस उद्योग का केंद्र बना और फिर कैसे यूरोप ने जगह ले ली। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, सदियों में धीरे धीरे हुआ। दिलचस्प। तो चलिए पहले उस दौर की बात करते हैं जब भारत सूती कपड़ों का बादशाह था। कैसे फैला था इसका जाल? देखिए, दूसरी सहस्राब्दी की शुरुआत से लेकर मान लीजिए 1500 सीई तक भारत सूती कपड़ों का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन निर्माता था। सबसे बेहतरीन भी? हाँ, इसका एक उदाहरण है मिस्र का पुराना शहर फुस्तात। वहां 14वीं सदी के गुजराती कपड़े के टुकड़े मिले हैं। 14वीं सदी? और कमाल की बात यह है कि वैसे ही डिजाइन वाले टुकड़े इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीपों में भी मिले हैं। क्या बात है! मतलब मिस्र से इंडोनेशिया तक? हाँ, इससे पता चलता है कि भारतीय कपड़े हिंद महासागर में कितने दूर दूर तक फैले थे, मिस्र से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक। और ये आम लोगों के इस्तेमाल में थे। कमाल है। यानी ये सिर्फ अमीरों की चीज नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत के अलग अलग क्षेत्र थे। गुजरात, कोरोमंडल तट, बंगाल, हर जगह की अपनी खासियत थी। अच्छा, जैसे? गुजरात सस्ते रोजमर्रा के कपड़ों के लिए जाना जाता था, तो कोरोमंडल और बंगाल वाले महंगे और बहुत बारीक कारीगरी वाले कपड़ों के लिए। और ये व्यापार सिर्फ समुद्री रास्तों से नहीं, जमीनी रास्तों से भी होता था, मध्य एशिया, चीन, यूरोप तक। पूरा नेटवर्क था मतलब? हाँ, पर बिखरा हुआ। कोई एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं था। कई बिचौलिए होते थे और व्यापारिक केंद्र जैसे मलक्का या अदन बहुत अहम थे। और ज्यादातर व्यापार सस्ते कपड़ों का ही होता था। कई बार तो मसालों के बदले कपड़ा दे दिया जाता था। अच्छा, और खरीदारों के लिए इन कपड़ों का क्या मतलब था? क्या सिर्फ पहनने के लिए? नहीं नहीं, कई संस्कृतियों में, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में, इन कपड़ों का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी था। धार्मिक महत्व? हाँ, रस्मों रिवाजों में, बीमारियों के इलाज तक में इनका इस्तेमाल होता था। और सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए भी। व्यापारी भी होशियार थे। कैसे? वो स्थानीय पसंद के हिसाब से डिजाइन बदलते थे। जैसे गुजरात के व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खास पटोला बनाते थे, रेशम पर एक खास तरह की बुनाई। पटोला सुना है, लेकिन ये कपास उगाने की कहानी कैसे फैली? क्या ये हमेशा से भारत में ही था? माना जाता है कि शुरुआत तो सिंधु घाटी सभ्यता से हुई, लेकिन इसे दुनिया के बाकी हिस्सों जैसे चीन या यूरोप तक पहुंचने में सदियां लग गई। सदियां? क्यों? यूरोप में तो देखिए, मौसम ही ठीक नहीं था इसके लिए। फिर 8वीं से 10वीं सदी के बीच जब इस्लामी दुनिया फैली, तो कृषि ज्ञान का भी आदान प्रदान हुआ। तब यह मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण यूरोप तक पहुंचा। और चीन में? चीन में भी इसे अपनाया गया, खासकर जब मंगोल शासकों ने इसे बढ़ावा दिया और टैक्स व्यवस्था का हिस्सा बनाया। तो क्या भारत को कपास उगाने में कोई खास बढ़त हासिल थी? मतलब क्या यहाँ कुछ अलग था? भारत में कपास उगाना बहुत आम था, अक्सर छोटे खेतों में दूसरी फसलों के साथ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीन ने कच्चे कपास के व्यापार का एक बहुत बड़ा और कुशल सिस्टम विकसित कर लिया था। भारत से भी बेहतर? शायद हाँ। वे उत्तर से कच्चा कपास दक्षिण में भेजते थे जहां कपड़ा बनता था, और फिर तैयार कपड़ा वापस उत्तर में बिकता था। बड़ा संगठित था। और यूरोप? यूरोप को तो कच्चा कपास पूरी तरह मध्य पूर्व से आयात करना पड़ता था, उनके पास अपना नहीं था।
और कपास को धागे में बदलने की तकनीकें जैसे चरखा वो भी धीरे धीरे फैली। चरखा भारत में बना था। माना जाता है कि चरखा शायद मध्य एशिया या भारत में विकसित हुआ और फिर फैला। चीन में तो मल्टी स्पिंडल व्हील जैसी ज्यादा उन्नत तकनीकें भी थी। तो अगर तकनीक या कच्चे माल में भारत को कोई अनोखी बढ़त नहीं थी, तो फिर भारतीय कपड़े इतने बेहतर और लोकप्रिय क्यों थे? क्या उत्पादन का तरीका अलग था? देखिए, भारत में उत्पादन ज्यादातर गांव में होता था। बुनकर अपने घरों में काम करते थे। अच्छा। और वे काफी हद तक स्वतंत्र थे, अपना करघा रखते थे और अक्सर खुले बाजार में अपना माल बेचते थे या फिर व्यापारियों से एडवांस मतलब पेशगी लेकर काम करते थे। इसे ददनी कहते थे। बिचौलियों की एक लंबी कड़ी होती थी। और यूरोप में? यूरोप में स्थिति अलग थी। वहां व्यापारी, जिन्हें मर्चेंट कैपिटलिस्ट कहते हैं, उनका उत्पादन पर ज्यादा नियंत्रण था। वो कच्चा माल देते थे और बुनकर सिर्फ मजदूरी पर काम करते थे। चीन में भी उत्पादन घरों में होता था, लेकिन वहां राज्य की भूमिका ज्यादा अहम थी। यानी भारत की असली ताकत कहीं और थी, तकनीक या उत्पादन के तरीके से हटकर। हाँ, ऐसा लगता है। भारत की असली बढ़त शायद उत्पादन या तकनीक में उतनी नहीं थी जितनी कपड़ों की फिनिशिंग में थी। फिनिशिंग मतलब रंगाई, छपाई, जैसे कलमकारी, छींट और डिजाइन। भारतीय कारीगरों ने रंगों को पक्का करने और आकर्षक डिजाइन बनाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। अच्छा। और यही चीज दुनिया भर के खरीदारों को लुभाती थी। ये तकनीकें, ये हुनर एशिया के बाहर उतना नहीं फैला था। और फिर यूरोपीय व्यापारी आए, उन्होंने इस पूरे खेल को कैसे बदला? हाँ, जब 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय, खासकर पुर्तगाली, समुद्री रास्ते से भारत पहुंचे तो शुरुआत में उनका ध्यान मसालों पर था। हाँ, वो तो सुना है। लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि एशिया में व्यापार करना है तो भारतीय कपड़े जरूरी हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे डच वीओसी और अंग्रेज EIIC कंपनियां आईं। अंग्रेजों ने यूरोप में भारतीय सूती कपड़े बेचने पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि डच एशिया के अंदरूनी व्यापार में ज्यादा सक्रिय थे। अच्छा, ये फर्क था। हाँ, और इन कंपनियों के लिए सीखना जरूरी था कि कौन सा कपड़ा यूरोप में बिकेगा, उसकी क्वालिटी कैसे जांची जाए, धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए, ये सब उनके लिए नया था। यानी ये उनके लिए एक सीखने की प्रक्रिया थी, एक तरह की ट्रेनिंग। बिल्कुल, इसे आप एक लंबा इंडियन अप्रेंटिसशिप कह सकते हैं। उन्हें भारतीय कपड़ों की सैकड़ों किस्मों को समझना पड़ा। बाप रे, सैकड़ों! हाँ। उन्होंने यूरोपीय बाजार के हिसाब से डिजाइन बदलवाने शुरू किए। जैसे हल्के रंग के बैकग्राउंड वाले कपड़े यूरोप में ज्यादा पसंद किए जाते थे। उन्होंने नाप और क्वालिटी के मानक तय करने की कोशिश की। मतलब कामयाब नहीं हुए? बहुत मुश्किल था, क्योंकि भारतीय उत्पादन व्यवस्था बिखरी हुई थी और बुनकरों पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं था। फिर समय के साथ, खासकर 18वीं सदी में, भारतीय कपड़ों की कीमतें यूरोप में बढ़ती गई और शायद क्वालिटी भी थोड़ी गिरने लगी। अच्छा। और इसी वजह से यूरोप में ही इन कपड़ों का उत्पादन करने की प्रेरणा और मजबूत हुई। वो सोचने लगे कि ये हम खुद क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मतलब आज तो ये कितना आम है ना? लेकिन एक जमाना था जब यूरोप के लिए ये बिल्कुल नई चीज थी। तो सवाल यही है कि भाई, ये भारत का कपड़ा यूरोप के घरों में, वार्डरोब में कैसे पहुंचा? कैसे इतना छा गया? जबकि शुरू में तो शायद थोड़ी झिझक भी थी। बिल्कुल। अक्सर हमें लगता है कि ये कोई कैलिको क्रेज था, मतलब रातों रात सब दीवाने हो गए होंगे। लेकिन जो जानकारी है वो बताती है कि 17वीं सदी के आखिर में और फिर 18वीं सदी की शुरुआत में, हाँ, भारत से कॉटन का इंपोर्ट बढ़ा यूरोप में। पर ये कोई अचानक आई लहर नहीं थी। चीजें धीरे धीरे बदली। जैसे वो लंदन के फाउंडलिंग हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स है ना, वहां से जो बच्चों के कपड़ों के टुकड़े मिले हैं। अच्छा, उससे क्या पता चलता है? उससे अंदाजा लगता है कि आम लोग क्या पहन रहे थे। जैसे मान लीजिए 1745 का एक बच्चे की आस्तीन का टुकड़ा है, तो वो दिखाता है कि अक्सर वो साधारण या धारीदार या हल्के छपे हुए सूती या फिर मिले-जुले कपड़े पहनते थे। और जरूरी नहीं कि वो सब सीधे भारत से ही आया हो, वो यूरोप में भी बन रहा हो सकता है। हाँ, मतलब ये जो महंगे सिल्क वगैरह थे या उन्हीं कपड़े थे, उनका एक नया विकल्प बन रहा था। और इसकी खासियत क्या थी? शायद रंग पक्के थे, धोने में आसान, हल्के थे। सैमुअल पेपीज जैसे लोगों ने भी लिखा है शायद कि पहले हिचकिचाते हुए घर की सजावट में यूज किया, पहनने में नहीं। हाँ बिल्कुल, धोने में आसान, रंग पक्के और हल्कापन, ये बड़ी बातें थीं। लेकिन एक और बात है, भारतीय कॉटन हमेशा सस्ता नहीं था जैसा लोग सोच लेते हैं। यूरोप के बाजारों में इसकी कीमतें काफी ऊपर नीचे होती थीं। कभी-कभी तो ये यूरोप में बने लिनन या वो जो फस्टियन कपड़ा होता था, कॉटन लिनन मिक्स, उससे भी महंगा बिकता था।
अच्छा, तो इसी कंपटीशन और कीमत ने यूरोप के बनाने वालों को सोचने पर मजबूर किया होगा कि इसकी नकल करें। सही पकड़ा, बिल्कुल इसी वजह से यूरोप में नकल करने की कोशिशें शुरू हुई। और फिर सरकारों का रोल भी आया। कई देशों ने, जैसे फ्रांस ने, इंग्लैंड ने। हाँ हाँ, उन्होंने बैन लगा दिया था शायद, अपने लोकल ऊनी और रेशमी इंडस्ट्री को बचाने के लिए। एग्जैक्टली भारतीय कॉटन के आयात पर और यहाँ तक कि पहनने पर भी पाबंदियां लगा दी। लेकिन ये कानून पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। अच्छा, लोग मानते नहीं थे? तस्करी होती थी, चोरी छिपे लोग पहनते थे, पकड़े जाने का डर भी था, सजा भी थी, पर फिर भी पहनते थे। लेकिन इन पाबंदियों का एक अजीब सा नतीजा निकला। वो क्या? इन्होंने एक तरह से यूरोप के जो नकलची उद्योग थे ना, उनको फायदा पहुंचाया। देखिए, मांग तो बनी हुई थी, पर कानूनी तौर पर असली भारतीय माल मिलना मुश्किल हो गया। तो फिर क्या हुआ? यूरोप में ही कॉटन छापने और बनाने का काम तेजी से बढ़ने लगा। कमाल है, बैन ने उल्टा असर कर दिया, लोकल इंडस्ट्री को ही बढ़ावा दे दिया एक तरह से। और ये कहानी सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रुकी होगी फिर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यूरोपीय व्यापारी इसी कॉटन को दुनिया के दूसरे हिस्सों में ले गए, अफ्रीका में, अमेरिका में। अफ्रीका में तो ये अक्सर गुलामों के बदले में दिया जाता था। लेकिन वहां भी एक दिलचस्प बात थी, अफ्रीकी खरीदारों की अपनी पसंद थी। अच्छा, उन्हें क्या पसंद था? उन्हें भारत के वो जो फूलों वाले प्रिंट होते हैं वो उतने नहीं भाते थे। उन्हें धारीदार और चेक वाले डिजाइन ज्यादा पसंद थे। तो ये जो हम ट्रायंगुलर ट्रेड या त्रिकोणीय व्यापार की बात सुनते हैं, ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। हाँ, उससे ज्यादा पेचीदा था। आप ऐसे सोचिए, भारत से कॉटन गया यूरोप, यूरोप से तैयार माल जिसमें भारतीय या यूरोपीय कॉटन भी हो सकता था वो गया अफ्रीका, अफ्रीका से गुलाम पहुंचाए गए अमेरिका, और फिर अमेरिका से कच्चा माल जैसे कच्चा कपास वो वापस आया यूरोप। तो ये एक तरह का डायमंड जैसा शेप बन गया था। हाँ, समझ गया, एक पूरा चक्र। और धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका और अमेरिका में भारतीय कॉटन की जगह यूरोप में बना सस्ता कॉटन बेचने लगे, जैसे मैनचेस्टर या फ्रांस के रूएन शहर के चेक वाले कपड़े। इसे कहते हैं री एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब पहले जो माल बाहर से लाकर बेच रहे थे, अब वही चीज खुद बनाकर उसी बाजार में बेचो। पर एक मिनट, यूरोप ने ये छपाई करना सीखा कैसे? भारत की तरह? ये हुनर तो भारत और मिडल ईस्ट का था ना? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ज्ञान तो वहीं से आया। कुछ यूरोपियन लोग जैसे जॉर्ज रोक थे, द बॉल्यू थे, फादर कुर्द थे, ये लोग भारत गए। उन्होंने वहां की तकनीकें देखी, समझी, उनके बारे में लिखा, नमूने भी लाए। लेकिन सिर्फ लिखने पढ़ने से तो हुनर नहीं आता ना? नहीं आता, बिल्कुल नहीं। यहीं पर ऑटोमन साम्राज्य के जो अर्मेनियाई कारीगर थे, खासकर एनाटोलिया के, उनका बहुत बड़ा रोल था। अच्छा, ये बड़े माहिर कारीगर थे और ये यूरोप के कई शहरों में जाकर बस गए, जैसे फ्रांस में मार्से, इटली में जिनोआ, हॉलैंड में एम्स्टर्डम। और वहां इन्होंने अपनी कॉटन प्रिंटिंग वर्कशॉप शुरू की। उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज था, मतलब जो हाथ का हुनर था, जिसे टैसिट नॉलेज कहते हैं, वो बहुत मायने रखता था। वो किताबों में नहीं मिलता। अच्छा, तो किताबी ज्ञान और कारीगरों का ये हुनर दोनों मिलकर काम आए। और फिर यूरोप ने इसमें जरूर कुछ अपना भी जोड़ा होगा, टेक्नोलॉजी वगैरह। हाँ बिल्कुल। फिर यूरोप ने अपनी तकनीकें डेवलप की, जैसे कॉपर प्लेट प्रिंटिंग आई। इससे बहुत बड़े और डिटेल डिजाइन बनाना आसान हो गया, जैसे वो मशहूर टॉयल द जुई प्रिंट्स हैं। और उसके बाद आई रोलर प्रिंटिंग। उसने तो क्रांति ही ला दी। उत्पादन की स्पीड कई गुना बढ़ गई। और इसमें विज्ञान का, सरकारों के समर्थन का भी हाथ था। नई खोजों को बढ़ावा मिला। ठीक है, तकनीक आ गई, हुनर आ गया, बनाने का तरीका पता चल गया। पर एक बहुत बड़ी चीज, कच्चा माल, रॉ कॉटन, वो कहां से आएगा? यूरोप में तो कॉटन उगता नहीं था। सही सवाल, एकदम सही। शुरुआत में थोड़ी बहुत सप्लाई लेवेंट से, मतलब पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके से आती थी। पर जितनी मांग बढ़ रही थी, उसके लिए वो नाकाफी थी। तो फिर नजर गई अमेरिका पर। अमेरिका ही क्यों? अफ्रीका में क्यों नहीं? वहां भी तो कॉटन होता था शायद। हाँ, होता था। लेकिन स्रोत बताते हैं कि अफ्रीका में यूरोपियंस के लिए जमीन पर कब्जा करना उतना आसान नहीं था, और बीमारियां भी एक बड़ी समस्या थी। अमेरिका में क्या था कि जो उपनिवेशवादी थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा कर लिया था, अक्सर वहां के मूल निवासियों को हटाकर, और खेती के लिए एक तरह का माहौल बना दिया था। और इस खेती का जो बेस था वो शायद गुलामी थी, प्लांटेशन स्लेवरी। हाँ, ये वही मॉडल था जो पहले गन्ना, तंबाकू जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल हो चुका था।
गुलामी पर आधारित बड़े बड़े बागान। शुरुआत वेस्ट इंडीज के द्वीपों से हुई, जैसे बारबाडोस, जमैका, पर वहां जमीन कम थी और दूसरी फसलें भी थीं। तो असली जो बड़ा शिफ्ट आया वो 19वीं सदी में अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में आया। मैंने एली विटनी की कॉटन जिन मशीन के बारे में सुना है। हाँ, वो 1794 की मशीन, वो एक तरह से गेम चेंजर साबित हुई। उसने जो छोटे रेशे वाला कॉटन होता है ना, शॉर्ट स्टेपल कॉटन, उसके बीज निकालना बहुत आसान कर दिया। पहले ये बहुत मुश्किल काम था। इसके साथ ही कॉटन की नई किस्में भी आईं जो ज्यादा चलती थीं, ज्यादा पैदावार देती थीं। अपलैंड कॉटन कहते हैं उन्हें। और फिर अमेरिका के विशाल दक्षिणी इलाके में कॉटन की खेती जैसे जंगल की आग की तरह फैली। इसी को किंग कॉटन का दौर कहा गया। लेकिन इस किंग कॉटन के पीछे एक बहुत भयानक सच्चाई भी थी। बहुत भयानक। इस राज का मतलब था लाखों अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाना। उन्हें जबरदस्ती इन कॉटन के बागानों पर लाया गया, उनसे अमानवीय हालात में काम करवाया गया, और जो मूल अमेरिकी समुदाय थे उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। ये सिर्फ खेती का फैलना नहीं था, ये एक पूरी सामाजिक व्यवस्था, एक पूरी जमीन का हिंसक तरीके से बदलना था। और अमेरिका के इन्हीं बागानों से जो सस्ता कच्चा कॉटन आया, जिसमें गुलामी का पसीना और खून शामिल था, उसी ने यूरोप की औद्योगिक क्रांति को वो ईंधन दिया जिसकी उसे जरूरत थी। और इसने दुनिया भर में कॉटन के उत्पादन और इस्तेमाल का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे ये जो कपास है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और मतलब लोगों की जिंदगी को कैसे एकदम बदल के रख दिया। हाँ बिल्कुल। एक टाइम था जब भारत का सिक्का चलता था इसमें, है ना? हाँ, और फिर कैसे ब्रिटेन पता नहीं कैसे इतनी तेजी से आगे निकल गया। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि शुरू में ब्रिटेन के लिए भारत से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं था। अच्छा। हाँ, भारतीय कपड़े क्वालिटी में भी और क्या कहते हैं दाम में भी, दोनों में बेहतर थे। असल में इसी टक्कर ने, इसी चुनौती ने ब्रिटेन को नई नई टेक्नोलॉजी खोजने पर मजबूर किया। अच्छा, तो ये कंपटीशन ही वजह बना। हाँ, काफी हद तक। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है कि कैसे बस कुछ ही दशकों में पूरी बाजी ही पलट गई। हाँ, ये जानना तो फैसिनेटिंग है कि भाई ये हुआ कैसे। क्या ये सिर्फ वो जो मशहूर मशीनें थीं, स्पिनिंग जेनी या वाटर फ्रेम, बस उनका ही कमाल था, या कुछ और भी था इसके पीछे? कहानी शायद इतनी सीधी नहीं है। देखिए, तकनीक तो जरूरी थी, बिल्कुल थी, पर वो अकेली वजह नहीं थी। ब्रिटेन का असली जोर आप समझिए सिर्फ ज्यादा माल बनाने पर नहीं था। तो फिर उनका जोर था भारतीय कपड़ों जैसी क्वालिटी पाना। वो क्वालिटी जो हाथ से बनती थी, उसे मशीन से बनाना मुश्किल था। अच्छा, वो कॉपी नहीं कर पा रहे थे आसानी से। हाँ बिल्कुल। उन्होंने तो कोशिश भी की कि भारतीय कारीगरों को ही ब्रिटेन ले आएं। सच में? हाँ, पर वो कामयाब नहीं हुए। इससे पता चलता है कि वो हुनर कितना गहरा था और ब्रिटेन के लिए चुनौती कितनी बड़ी थी। उन्हें पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ा। मतलब ये सिर्फ मशीनें लगाने की बात नहीं थी, ये उस क्वालिटी तक पहुंचने की जिद थी जो भारत के पास थी। और इसी वजह से फिर वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह बनी। हाँ, कह सकते हैं यूरोप के बनाने वाले जानते थे कि वो पीछे हैं। और इसी दबाव में लंकाशायर जैसी जगहों पर ये इंडस्ट्री जम गई। बड़े कारखाने लगे, उत्पादन का क्या कहते हैं एक स्टैंडर्ड तय हुआ। हाँ, एक जैसा माल। हाँ बिल्कुल। और कारीगरों की जगह एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करने वाले मजदूरों ने ले ली। इसमें ब्रिटेन को यूरोप के बाकी देशों से थोड़ी शुरुआती बढ़त भी मिल गई। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये सारा जो इतना बड़ा बदलाव हुआ, ये कपास के साथ ही क्यों हुआ? मतलब ऊन था, लिनन था, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया? बहुत अच्छा सवाल है। कपास में ना कुछ अनोखी बातें थीं। समझिए, उसकी पारिस्थितिक क्षमता अलग थी। पारिस्थितिक क्षमता मतलब ये कि जैसे ऊन है, ऊन के लिए भेड़ें पालनी पड़ती, जिसके लिए चाहिए बहुत सारी जमीन। हाँ, वो तो है। यूरोप में इतनी खाली जमीन आसानी से नहीं थी। और जो लिनन था, फ्लैक्स, उसे तैयार करने में मेहनत बहुत लगती थी, बहुत ज्यादा। अच्छा। कपास क्या था? एक पौधा। और सबसे बड़ी बात, ये यूरोप के बाहर उगता था। तो इससे यूरोप की अपनी खेती बाड़ी पर सीधा असर नहीं पड़ा। ये एक बहुत बड़ा फर्क था। तो एक तरह से कपास ने वो दरवाजा खोला जो ऊन या लिनन नहीं खोल पाए। पर इसके लिए कच्चा माल, मतलब रुई, वो लगातार मिली कैसे? ये भी तो एक मसला रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कच्चे माल की सप्लाई तो सबसे बड़ी, समझिए, सबसे जरूरी कड़ी थी। शुरू में दाम भी बहुत ऊपर नीचे हुए। मध्य पूर्व या भारत से लगातार अच्छे क्वालिटी की रुई मिलना मुश्किल था।
लेकिन फिर जो अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में हुआ, जिसे वृक्षारोपण क्रांति कहते हैं, हाँ, गुलामों वाली व्यवस्था। हाँ, वहां गुलामों की मेहनत से सस्ता, ज्यादा और अच्छी क्वालिटी का कपास पैदा होने लगा। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाया ब्रिटेन ने। अच्छा, तो ये लिंक था। हाँ, ये बहुत अहम लिंक था। इस पूरे बदलाव का असर तो फिर दुनिया भर में जबरदस्त रहा होगा। ग्लोबल ट्रेड कैसे बदला इससे? इसने ना पश्चिम को सेंटर में रखकर एक पूरी नई कपास व्यवस्था ही बना दी। नई कपास व्यवस्था, हाँ, मतलब यूरोप और अमेरिका में मशीनों से बना कपड़ा वो दुनिया भर के बाजारों में छा गया। पहले अटलांटिक देशों में और फिर समझिए 1820-30 के दशक तक तो एशिया में भी, भारत, ऑटोमन साम्राज्य, इन सब जगहों पर। और भारत जैसे देश जो कभी इस खेल के उस्ताद थे, उन पर क्या बीती? कोई कहानी ऐसे समझने के लिए? इसे कहते हैं विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, सुना है शब्द। मतलब पुराने जो हाथ से चलने वाले उद्योग थे, उनका धीरे धीरे खत्म हो जाना, क्योंकि वो मशीनों से बने सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर पाए। एक जिक्र मिलता है शायद 1828 का, बंगाल की एक विधवा कताई करने वाली महिला का। वो बताती है कि कैसे पहले बुनकर उसके दरवाजे पर सूत खरीदने आते थे, उसी से उसका गुजारा चलता था। अच्छा? लेकिन जब से वो अंग्रेजी सूत आने लगा, सस्ता वाला, कोई इसका हाथ का कता सूत खरीदने को तैयार नहीं था। वो कहती है कि मैं चौथाई दाम पर देने को तैयार थी, फिर भी कोई नहीं लेता था। ओहो, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, ये कहानी उस बदलाव की कड़वी सच्चाई दिखाती है। हालांकि इस पर इतिहासकारों में बहस है कि ये गिरावट कितनी तेजी से हुई और इसमें अंग्रेजी राज का कितना हाथ था, बनाम सिर्फ बाजार के कंपटीशन का। अच्छा, तो दोनों पहलू हैं। हाँ, और कुछ पुराने हुनर बचे भी रहे, ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया। उन्होंने खुद को नए माहौल में ढाला भी, जैसे हथकरघा आज भी है। और ये सिर्फ बनाने की बात नहीं थी, शायद लोगों के पहनने ओढ़ने का तरीका भी बदला। बिल्कुल, दुनिया भर में लोगों के पहनावे पर पश्चिमी स्टाइल और कपड़ों का असर दिखने लगा। हाँ, ये तो दिखता है। स्थानीय पहनावे पीछे छूटने लगे। हालांकि कभी-कभी बनाने वालों को लोकल पसंद का ध्यान रखना पड़ता था, थोड़ा बदलना पड़ता था अपना माल। इस पूरे बदलाव ने दुनिया में एक गहरी आर्थिक खाई पैदा कर दी, जिसे ग्रेट डाइवर्जेंस कहते हैं। कुछ देश औद्योगिक हो गए, अमीर हो गए, और बाकी दुनिया पीछे रह गई। तो अगर हम सारी बात को एक साथ देखें, भारत से कंपटीशन की चुनौती ने ब्रिटेन में नई तकनीक और नए तरीके पैदा किए। हाँ, फिर कपास के कुछ खास गुण और अमेरिका से मिली सस्ती रुई ने इस औद्योगिक क्रांति को समझिए ईंधन दिया। बिल्कुल। और फिर इसी ने एक ऐसी ग्लोबल व्यवस्था बनाई जिसमें पश्चिम का दबदबा बढ़ा और भारत जैसे कई देशों के पुराने उद्योग कमजोर पड़ गए। एकदम सही। और सोचने वाली बात यह है कि कपास के जरिए जो ये बदलाव आया, उसकी छाप आज भी दुनिया के आर्थिक रिश्तों और जो गैर बराबरी है उस पर दिखती है। शायद जो हम आजकल एशिया का आर्थिक उभार देख रहे हैं, जहां कपड़ा उद्योग फिर से अहम हो गया है, वो भी इसी लंबी कहानी का कोई अगला चैप्टर हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है कि ये चर्चा जानकारी देने वाली रही होगी। सुनने वालों को इसमें कौन सी बात सबसे अहम लगी और क्या हमारे समझाने के तरीके में कुछ और बेहतर किया जा सकता है, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा।